सऊदी अरब के मैप को अगर जूम किया जाए तो यहाँ रेगिस्तान के बीचों बीच बहुत बड़े एरिया पर ये ग्रीन सर्कल्स देखने को मिलते हैं। ऐसा मालूम होता है कि इस वीरान और बंजर रेगिस्तान में कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। हू एंड हाउ की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, गोबी डेजर्ट दुनिया का सबसे तेज बढ़ने वाला रेगिस्तान है। चाइना से लेकर मंगोलिया तक फैला हुआ ये रेगिस्तान हर साल 6000 स्क्वायर किलोमीटर हरी भरी जमीन निकलकर पीछे बंजर जमीन छोड़ रहा है। यही वजह है कि इतने बड़े लैंड एरिया में अब सिर्फ चंद हजार लोग ही रहते हैं। सिर्फ गोबी डेजर्ट ही नहीं है जो कि तेजी से बढ़ रहा है, दुनिया में मौजूद तमाम रेगिस्तान ही आस्ता आस्ता फैल रहे हैं। और ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग है, जिसके किसी हद तक जिम्मेदार हम इंसान खुद ही हैं। दरख्तों को अपने मकसद के लिए काटना और धड़ाधड़ इंडस्ट्रीज लगाकर माहौल को ख़राब करना, ये इंसान की बनाई हुई ऐसी तबाही है जिसको डेजर्टिफिकेशन कहा जाता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि डेजर्टिफिकेशन इतनी तेज़ी से फैल रही है कि 2050 तक अर्थ का 25% लैंड बंजर और नकारा ज़मीन में कन्वर्ट हो जाएगा और ईयर 2100 तक हैरत अंगेज तौर पे 50% तक बंजर हो जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ सिचुएशन इतनी ख़तरनाक भी नहीं है। इस सिचुएशन को सऊदी अरब ने जिस तरीके से हैंडल किया है, वाकई उसका कोई जवाब नहीं है। 1938 से पहले सऊदी अरब के साथ तमाम अरब कंट्रीज इतनी वेल ऑफ नहीं हुआ करती थी, लेकिन उसके बाद जब यहाँ तेल का पता चला और ग्लोबली ऑयल की डिमांड बढ़ती चली गई तो साथ साथ इनके बैंक बैलेंसेस में भी इजाफा होता गया। कई सालों तक तो इसी पैसे पर अय्याशियाँ चलती रही। बड़े बड़े महलात, एक्स्ट्रा लग्जरी लाइफस्टाइल और पैसा इतना के गिनने का टाइम नहीं। ये सब कुछ ऑयल से मिलने वाले पैसों का नतीजा था और ऑयल भी इतना जो कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सऊदी अरब के पास आज भी इतने ऑयल रिजर्व्स हैं कि अगर वो दुनिया में ऑयल एक्सपोर्ट ना करे तो अगले 221 सालों तक वो अपनी ज़रूरत पूरी कर सकता है। लेकिन वो ऑयल ही है जिसको सेल करके सऊदी अरब आज इस पॉइंट पर खड़ा है। ऑयल एक्सपोर्ट करना सऊदी अरब की मजबूरी है। ये बात देर से ही सही, लेकिन सऊदी अरब के लीडर्स को समझ आ गई। कई सालों तक तो सऊदी अरब को किसी भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी। उनके पास इतनी बाइंग पावर है कि ज़रूरत की तमाम चीज़ें आसानी से वो इंपोर्ट कर लिया करते हैं, जैसा कि खाना पीना, फ्रूट्स, वेजिटेबल और पानी। जी हाँ, सऊदी अरब के पास तेल तो बहुत है मगर पीने के लिए पानी बहुत कम है। पिछले कई सालों से और आज तक यहाँ पीने का पानी फ्रांस, इटली, कुवैत और यूनाइटेड किंगडम से लाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह और कुछ भी नहीं बल्कि डेजर्टिफिकेशन ही है। और तो और ये दुनिया के उन ममालिक में शुमार होता है जहाँ सबसे कम बारिश होती है। सऊदी अरब में सालाना सिर्फ और सिर्फ 4 इंच ही बारिश पड़ती है, और वो भी यहाँ वेस्टर्न माउंटेन्स पे जहाँ पर पानी बहता हुआ सीधा रेड सी में जाकर ज़ाया हो जाता है। अपने आप को ऑयल और इम्पोर्टेड खानों की डिपेंडेंसी से निकालने के लिए 1970s में सऊदी अरब ने फैसला किया कि वो कुछ भी करके अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को इम्प्रूव करेंगे ताकि कंट्री के पास कम से कम इतने रिसोर्सेज हों कि वो अपनी खुद की रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। आज अगर सैटेलाइट मैप पर देखा जाए तो सऊदी अरब में लाखों एकड़ बंजर रेगिस्तान में काफ़ी जगह पर ग्रीन सर्कल्स में कन्वर्ट कर दिया गया है। ये सर्कल्स कुछ और नहीं बल्कि एग्रीकल्चर लैंड हैं जिसको सेंटर ऑफ पिवट इरिगेशन के जरिए पानी दिया जाता है। इसमें स्पेशली डिजाइन स्प्रिंकल्स के जरिए फार्म्स को सिर्फ इतना पानी दिया जाता है जितनी रिक्वायरमेंट होती है। बीच में लगा बहुत बड़ा पाइप व्हील्स की मदद से अपने फिक्स पाथ पे चलता है, जिसकी वजह से इन फार्म्स की शेप सर्कल होती है। वादी अल दवाजर में बना यह फार्म लैंड टोटल 5000 स्क्वायर किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो हर गुजरते साल बढ़ता ही जा रहा है। इसमें छोटे छोटे हजारों जो ग्रीन डॉट्स हमें दिख रहे हैं, ये 1 किलोमीटर के डायामीटर जितने खुले फार्म हैं, यानी करीब एक सर्कल 100 एकड़ जितना खुला है। नॉर्मल इरिगेशन सिस्टम, जिसको फ्लड इरिगेशन सिस्टम भी कहा जाता है, उसमें ज्यादातर पानी जमीन एब्जॉर्ब कर लेती है और काफी एवेपोरेट भी हो जाता है। लेकिन क्योंकि सेंटर पिवट इरिगेशन में सिर्फ उतना ही पानी दिया जाता है जो कि
फसल की रिक्वायरमेंट होती है। यही वजह है कि इसमें 90% पानी की बचत की जाती है। सिर्फ यही एक जगह नहीं है जहां सऊदी अपने फार्म सिस्टम बना रहा है। पूरे सऊदी में दर्जनों ऐसी जगह है जहां पर हजारों स्क्वायर किलोमीटर्स के देखे जा सकते हैं, जिसमें तबूक प्रोविंस भी शामिल है जहां लाइन सिटी बनाई जा रही है। मगर सवाल यह है कि इन फार्म्स को बनाने के लिए सऊदी के पास इतना पानी आता कहां से है, जबकि यहां पर ना कोई परमानेंट रिवर्स हैं और ना ही यहां इतनी बारिशें होती हैं। 1970s में लीबिया के बाद सऊदी ने भी डेजर्ट के नीचे पानी ढूंढना शुरू किया था, लेकिन उनको इतना ज्यादा तो नहीं बल्कि 480 क्यूबिक किलोमीटर पानी मिला था। 1970 से लेकर आज तक सऊदी में जितनी भी फार्मिंग हुई है उसके लिए इन अंडरग्राउंड वेल से 21 क्यूबिक किलोमीटर निकाला गया है। सिर्फ यही अंडरग्राउंड वेल्स नहीं हैं जिन पर सऊदी की डिपेंडेंस हो। डिसैलिनेशन के जरिए पानी बनाने वाला सबसे बड़ा मुल्क भी सऊदी अरेबिया है, लेकिन जाहिर है ये सब ऐसे ही नहीं चलने वाला। इसको चलाने के लिए बहुत सारी एनर्जी चाहिए, जो फिलहाल फ्यूल यानी पेट्रोल और डीजल, और दूसरी तरफ न्यूक्लियर एनर्जी चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा है और आज तक इसी न्यूक्लियर एनर्जी से और फ्यूल से चल रहा है। और अंडरग्राउंड पानी लिमिटेड है जो कि 50 सालों में ख़त्म हो जाएगा। इसी मसले के हल के लिए सऊदी अरब के वेस्ट कोस्ट पर एक नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। पहाड़ों में सालाना बारिश तो बरसती है, लेकिन ये सारा पानी ज़ाया हो जाता है। यहाँ पर अल बायदा प्रोजेक्ट के नाम से एक नया एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। एक ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जो पहाड़ों को ब्राउन से ग्रीन में बदल रहा है, और वो भी फ्लैश फ्लड्स के जरिए। इस प्रोजेक्ट में इस सारे फ्लैश फ्लड्स के पानी को पहाड़ों में ही ट्रैप किया जाएगा, जिसकी वजह से इस पानी को डैम्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और पहाड़ों पर ही एग्रीकल्चर स्टार्ट की जाएगी। इस चीज को नजर रखते हुए सऊदी एक्सपर्ट्स का अंदाजा है कि 2030 तक ये सारा एग्रीकल्चर एरिया जो फिलहाल बंजर है, इसको 2,25,000 एकड़ तक फैलाया जाएगा। उम्मीद है हु एंड हाउ की ये वीडियो आपको भरपूर पसंद आई होगी। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।